नमस्कार दोस्तों, ओसिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। रंग अकादशी के मौके पर संभल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और जिसको शाही मस्जिद बोला जाता है इनके द्वारा, और जिसको अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी विवादित ढांचा बता दिया है, मान लिया है, उसके पास ही होली खेलने की शुरुआत हो गई। और सब कुछ, वो कहते हैं ना कि सब प्रसन्न हैं और सब कुशल मंगल हैं। तो संभल में तो सब कुशल मंगल हैं, पर संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर के जिस तरीके से राम गोपाल यादव और इनकी पार्टी के कुछ नेता फुफकार रहे हैं, जरा इस पर भी बातचीत करेंगे। परेशानी क्या है इन लोगों को, और ये भी बात करेंगे कि संभल का हाल क्या है और ओवरऑल पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की तैयारी क्या है। तो इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ लेते हैं। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। उन्हीं से इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। भट्ट जी साहब, नमस्कार। बहुत स्वागत। नमस्कार। तो भट्ट साहब, संभल की क्या खबरें हैं? सब कुशल मंगल? देखिए, अनुज चौधरी जो वहां के सर्किल ऑफिसर हैं, जो डीएसपी हैं, उन्होंने बिल्कुल तथ्यात्मक बात कही कि साल में 52 बार शुक्रवार आता है और एक बार होली आती है। तो यदि आपको कोई समस्या है रंग खेलने से, तो आप भाई होली के समय ना निकले। ये बहुत सामान्य बात कही है। बस बस लेकिन ये बात पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है। यानी आपने ये हिम्मत कैसे की? आपने मुसलमानों को हिदायत कैसे दे दी? आप जो है, हिदायत खाली हिंदुओं के लिए है, संविधान खाली हिंदुओं को लागू करना है। सेकुलरिज्म इज अ वन वे स्ट्रीट। वो भी जिम्मेदारी हमारी है, काफिरों की। वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो जो चाहे करें। तो और अनुज चौधरी के बारे में रामगोपाल यादव ने और चंदौली से समाजवादी पार्टी सांसद वीरेंद्र सिंह ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां की हैं, और एक आम आदमी पार्टी का राज्यसभा के मेंबर ने भी बहुत भद्दी भाषा का प्रयोग किया है। तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि अनुज चौधरी जो आदमी अपने जो जो डटा हुआ है और अपनी ड्यूटी कर रहा है, राजस्थान में एक डीएसपी साहब थे, बीएल जोशी, बसंत लाल जोशी। वो प्रमोट होते होते आईपीएस हो गए, और वो इतने करीबी हुए, वो पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, फिर वो उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट के गवर्नर बने, फिर वो उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर बने। वो भी डीएसपी थे, जैसे कि अनुज चौधरी डीएसपी है। तो इस तरह की मैं अगर कहानियां सुनाने बैठूंगा तो बहुत लंबी दास्तान है। आप बंगाल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। ममता बनर्जी के 15 साल के राज में ऐसा कई बार मौका आया कि दुर्गा पूजा की समाप्ति के बाद जब मूर्तियों का विसर्जन होना था, उसी दिन मुहर्रम का जुलूस भी था, ममता बनर्जी ने आदेश दिया कि जो मूर्ति विसर्जन है वो 24 घंटे के बाद होगा। जबकि जबकि भारतीय संस्कृति में हर तीज त्योहार का एक अपना एक ज्योतिष गणना होती है, और उसमें एक मुहूर्त का समय काल का महत्व होता है, जो बिल्कुल। वैज्ञानिक है, जिसमें कहीं अंधविश्वास का कोई स्कोप नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो ये सामान्य बात मान ली जाती है। ये परंपरा है कि साहब, ये इलाका मुस्लिम एरिया है, यहाँ पे जो है हिंदू जुलूस नहीं निकलेगा। नवंबर में पिछले वर्ष जब विधानसभा का विंटर सेशन था, तब समाजवादी पार्टी का एक एमएलए मुरादाबाद के इकबाल महमूद ने मामला उठाया कि साहब, वो जो है जो दंगा हुआ है बहराइच में, वो मुस्लिम एरिया से क्यों निकल रहा था। तो योगी जी ने कहा कि ये मुस्लिम एरिया क्या होता है? जो भी सड़क है वो पब्लिक प्लेस है, वो सबके लिए है, वो किसी धर्म मजहब जाति के लिए आरक्षित नहीं है। और हर हिंदू इलाके से मुसलमानों का कोई धार्मिक जुलूस होता है या कोई भी उनका कार्यक्रम होता है, उसको कोई समस्या नहीं आती। लेकिन हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा हो, कोई धार्मिक जुलूस हो,
उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, बंगाल हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हर जगह समस्या आती है। तो उन्होंने पहले इस बात पे और ये बात जो आती है कि मुस्लिम एरिया, ये महान परंपरा कांग्रेस की बनाई हुई है आजादी के बाद से 1947 से, कि मुसलमानों की हर मांग मानी जाएगी और उसका किसी भी आधार पर, कानूनी संवैधानिक आधार पर कोई परीक्षण नहीं किया जाएगा, कोई स्क्रूटनी नहीं की जाएगी, उनकी हर बात मानी जाएगी। तो धीमे धीमे पिछले 8 दशकों में भारत में एक ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट विकसित किया गया है, एक एक अधिकार विकसित किया गया कि जो हम कहेंगे वो सरकार को मानना होगा। हम जहां चाहेंगे कब्जा करके हम जो है एक बना देंगे कबर, वो कह देंगे ये फलाने बाबा की मजार है, फिर थोड़ा और जगह घेरेंगे, फिर साल में एक बार उर्स बनाएंगे, फिर वहां दुकानें लगेंगी और फिर धीरे धीरे जो 200-400-500 स्क्वायर फीट से जो कब्जा हुआ था, वो बढ़ते बढ़ते पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बरेली में इज्जत नगर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है इतनी बड़ी मजार बनी हुई है, फ्लाईओवर के ऊपर मजार बनी हुई है। अब एक पुल के ऊपर किसी डेड बॉडी को कैसे दफन किया जा सकता है, ये विज्ञान मेरी समझ के परे है। तो कुल मामला ये है कि जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, आपके किसी भी जिद को, आपकी किसी मन से निकली इच्छा को पूरी किया जाएगा और उस समय संविधान किनारे कर दिया जाएगा। यदि आपके ऊपर कोई सवाल करेगा तो वो साम्प्रदायिकता होगी। कश्मीर से 10 लाख हिंदू मार के भगा दिए गए, यदि आप इस पे सवाल करेंगे तो आप सांप्रदायिक हो गए। बंगाल में 5,000 से ज्यादा गांवों में आज एक हिंदू नहीं बचा है। आज ही बशीरहाट में तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम नेता ने एक मंदिर पे हमला किया और मां दुर्गा की मूर्तियों को तहस नहस कर दिया, तोड़ डाला उसने। आज की घटना है ये बंगाल की। इस पे अगर मैं सवाल करूं तो ये भाई सामुदायिकता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि साहब रमजान के महीने में 2-2:30 बजे से वो कान फोड़ के चिल्लाता है लाउड स्पीकर के, सहरी हो गई उठ जाओ। अरे भाई सहरी आपकी है, आप उठ जाइए, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन बाकी लोगों की जो है आप नींद क्यों हराम कर रहे हैं, मामला ये है। तो योगी जी ने जो पिछले 8 साल में जो जो जिस तरीके से प्रशासन किया है, भाई कानून सबके लिए है, रूल ऑफ लॉ सबके लिए है, किसी को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ये नहीं है कि आप अगर मुसलमान हैं तो आप गाय भी काटेंगे, जहां मन चाहेगा भैंस काटेंगे और अपने मीट का व्यापार करेंगे, जहां चाहेंगे आप लाउड स्पीकर लगाएंगे, आप शोर मचाएंगे, जहां चाहेंगे आप दरगाह बनाएंगे, वो नहीं होगा। इसी बात को अनुज चौधरी ने खरी खरी भाषा में कह दिया और मुख्यमंत्री ने उसको स्पष्ट भी कर दिया परसों ही एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में कि भाई ये असलियत है। तो इसलिए जो है ये अब उनको लग रहा है कि ये सरकार हमारा अधिकार छीन रही है और अधिकार छीनने की और एक कोई पान मसाला आता था, उसके विज्ञापन में कहा जाता था कि डबल मजा। तो ये मुसलमानों का जो डबल मजा है कि हमने यहाँ पे 1000 साल हुकूमत की है, हिंदुस्तान में हमारी हुकूमत थी। हालांकि ये सरासर झूठ है, हुकूमत हमेशा विदेशी मुसलमानों की थी। वो ईरान के थे, तुरान के थे, उज्बेकिस्तान के थे, मंगोल थे और कभी भी मुगल दरबार में जो स्थानीय जो हिंदू कन्वर्ट होकर मुसलमान बने थे, उन्हें कभी कोई स्थान नहीं दिया गया। ये सारा बात ये बात तो जो कम्युनिस्ट इतिहासकार हैं, इरफान हबीब हो, रोमिला थापर हो, सबने लिखी है इस बात को। ये कोई भी जाकर के चेक कर सकता है। और तो एक तो उनका ये है था कि हमने यहाँ हुकूमत की है। दूसरा सोनिया गांधी की सरकार के समय जो सच्चर कमेटी बनी थी, उसने कहा कि साहब जो मुसलमानों की हालत तो दलितों से भी नीचे है। अब यहाँ पे आप विक्टिम कार्ड ले आते हैं कि साहब जो है हम तो विक्टिम है, हमें सताया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार के बनने के बाद से पिछले 11 साल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जितना वहाबी और कम्युनिस्ट का जो गठजोड़ का मीडिया है, वो लगातार ये दुष्प्रचार कर रहा है कि भारत में मुसलमान खतरे में है, भारत में माइनॉरिटी खतरे में है और भारत में मेजोरिटेरिज्म का राज चल रहा है, हिंदू बहुमतवाद स्थापित किया जा रहा है। ये एक फर्जी नैरेटिव पिछले 11 साल से बनाया जा रहा है और ये अभी भी बोला जा रहा है। तो ये जो जो डबल मजा का स्टेटस था, वो योगी जी ने सिलेबस से निकाल दिया है कि अब जो है जो मजा जिसको मिलना है हर नागरिक को मिलेगा।
बिना किसी जाति, मजहब, क्षेत्र, भाषा के भेदभाव के बिना मिलेगा, और मिल रहा है। कोई मुसलमान यूपी में ये नहीं कह सकता कि केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें उसको नहीं मिली, या उसके संग भेदभाव किया गया इसलिए कि वो मुसलमान है। अब ऐसी स्थिति में अब मामला आ गया संभल का। अब संभल में केवल ये बात है, जब 1920 से संभल की सो कॉल्ड जामा मस्जिद, अब जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कह दिया है ये विवादित स्थल है, इट्स ए डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। जब 1920 से ये प्रॉपर्टी जो है, ये मस्जिद एएसआई की कस्टडी में है, तो आज भी 105 साल बाद भी उस पे तथाकथित जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी का अधिकार कैसे बना हुआ है? वो किस कानूनी अधिकार से सुप्रीम कोर्ट गई? जिस प्रॉपर्टी के वो राइटफुल ओनर नहीं है, उस प्रॉपर्टी को लेके वो मुकदमा लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा पहले आप हाई कोर्ट जाइए। तो ये जो एंटाइटलमेंट है, और इसके पहले पृष्ठभूमि है कि अयोध्या में मंदिर बन गया 9 नवंबर 2019 को, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। उसके बाद ट्रिपल तलाक हलाला खत्म हो गया। उसके बाद जो है ये जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म हो गया 2019 5 अगस्त को। उसके बाद जो है ये उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। अब वहां अब जो है आप जो भारत के संविधान में, भारत के कानून में एक लड़की के वयस्क होने की या ये जो विवाह की आयु है जो 18 वर्ष है, वो उससे पहले शादी नहीं हो सकती, जबकि इस्लाम में 14 साल में शादी हो सकती है। और एक पांचवा है कि जो 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 इस समय अब लोकसभा में आने वाला है वक्फ बिल। तो मुसलमानों को लग रहा है कि जो एक बहुत एक गीत था कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। तो मुसलमानों को जो 1920 में महात्मा गांधी के जिहादी खिलाफत आंदोलन से जो दाढ़ी सहलाने की जो परंपरा शुरू हुई थी, और यहाँ मुसलमान कहना भी गलत होगा, यहाँ मुसलमानों में छोटा सा वर्ग अशराफिया, यानी जो उनके सवर्ण है, जो उनका एलीट क्लास है, शेख, सैयद, तुर्क, पठान, यही मुसलमानों के नाम पर राज करते हैं, यही सारा लाभ उठाते हैं। जो वास्तविक मुसलमान है, जो जो पिछड़ी जाति के हैं, जिनको मंडल आयोग के अनुसार आरक्षण भी मिला हुआ है, या जो दलित जातियों से हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता। और जितनी संस्थाएं मुसलमानों की है उस पर कब्जा इन्हीं शेख साहब का और सैयद मुसलमानों का है। तो अब इनको लग रहा है कि हमने तो यहाँ हुकूमत की है, और योगी जी के राज में हमारा विक्टिम कार्ड भी नहीं चल रहा है, क्योंकि सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि किसी को ये आरोप लगाने का मौका ना मिले कि साहब हमारे संग भेदभाव हो रहा है। और अब मुसलमान भी इस बात को मानते हैं कि अगर जो कार्रवाई हो रही है वो केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ हो रही है जो अपराधी थे। अतीक अहमद एक अपराधी था, मुख्तार अंसारी एक अपराधी था, या या जितने भी जो लोग गो तस्कर थे, जो अवैध कामों में थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो विक्टिम कार्ड भी नहीं चल रहा है, और हमने यहाँ हुकूमत की है ये भी कार्ड नहीं चल रहा है। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हिंदुओं को तो गाली खूब दे रहे हैं, कुंभ को भी खूब गाली दिया, लेकिन वो मुसलमानों के पक्ष में जिहाद नहीं कर पा रहे हैं। उनको मालूम है कि सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है किसी वर्ग के खिलाफ कि जिसको सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा बनाया जा सके। समस्या ये है। वीरेंद्र जी ये बताइए, ये भगवा होली कैसी होती है? भगवा होली? ये देखिए हेडलाइन आज तक पर लगी हुई है, संभल में इस बार भगवा होली की तैयारी, रंग भरी एकादशी पर जामा मस्जिद के पास बच्चों ने जमकर खेली होली। ये तो भगवा ये भगवा ये भगवा होली की हेडलाइन दे करके उन्होंने एक उसमें ये बहुत ही शरारतपूर्ण हेडलाइन है, और इसको बकायदा एक पॉलिटिकल ट्विस्ट देने की कोशिश की गई है, और ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि कि भगवा रंग भारतीय जनता पार्टी का प्रिय रंग है। तो इसको ये एक ऐसे संदेश दो कि ये भारतीय जनता पार्टी की होली है। इट्स ए वेरी मिस्टीवियस हेडलाइन। होली में तो सभी रंग होते हैं। अगर आप अगर गुलाल का रंग देखिए तो उसमें भगवा भी होता है, उसमें लाल भी होता है।
तो ये भगवा होली का ये आज तक के अंदर भी जो है काफी जो वामपंथी बैठे हुए हैं, ये उनकी देन है। और वैसे आम आदमी को जानकारी नहीं होगी, एकादशी होली केवल मनाई जाती थी मथुरा में, वृंदावन में, बरसाने में। आमतौर पे ये होली कभी और जगह नहीं होती है, या मंदिरों में उसकी पूजा वगैरह हो जाती है। यहाँ तो होली शुरू होती है होलिका दहन के बाद। तो अब लोग जानने लगे हैं भाई भाई कि एकादशी होली भी होती है। और जब लोगों को जानकारी में होगा कि मथुरा में तो होली जो है बसंत पंचमी के बाद से ही शुरू हो जाती है, तो ये जो आपने क्लिपिंग दिखाई है अभी आज तक की, ये केवल एक उसको जो है एक एक पॉलिटिकल ट्विस्ट देने का प्रयास है, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। जानबूझ करके की गई शरारत नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल जानबूझ के की गई है कि उसमें एक एक पॉलिटिकल संदेश निहित है। और इसमें उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि संभल में पहली बार जो होली हो रही है, ये बीजेपी सरकार और मोदी की और योगी जी की वजह से हो रही है। ठीक भी है, लेट द पीपल नो ऑफ द फैक्ट। क्या बुराई है? अगर अगर वो जो है भगवा रंग के प्रति अपना जो उनके मन में जो कंटेम्प्ट है और जो दुराग्रह है, अगर वो लिख करके प्रसन्न हो रहे हैं तो होने दीजिए। अब जो है योगी जी के संग में सबसे अच्छी बड़ी बात यह है, वो जो उनका अपना दृढ़ विश्वास है, जिस विषय पे वो अगर संतुष्ट हैं, तो वो उसको बिना किसी शब्द जाल के साफ साफ शब्दों में कहते हैं। वो बिल्कुल ही अनअपोलोजेटिक नेता हैं। वो कभी डिप्लोमेटिक भाषा नहीं बोलते, कभी गोलमोल भाषा नहीं बोलते। जो है स्पष्ट और जो धरातल पे है, उसको वो बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ अकेले ऐसे नेता है जिन्होंने विधानसभा के फ्लोर पे कहा था कि 1978 में 209 हिंदुओं को जला के मार दिया गया। ये बात कहने की भारत में मैंने तो पहला नेता देखा है जो इतनी साफगोई से और इतनी दृढ़ता के साथ किसी तथ्य को बयान कर रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था। और सरकार जो है पिछले 50 साल के दंगों के सारे दस्तावेज, सारी एफआईआर, सारी मुकदमों की फाइलें अब इकट्ठा करवा रही है। और जो 24 नवंबर को जो जांच आयोग बना था, वो भी सारे तथ्य इकट्ठा कर रहा है। कुछ महीने इंतजार कीजिए, सब सामने आएगा। वीरेंद्र जी, 3 दिन बीच में है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। शुक्रवार को इनकी जुमे की नमाज भी है और होली भी है। तैयारी क्या है पूरे प्रदेश की? क्योंकि पूरे प्रदेश में जब हम बात करते हैं, पिछले कुछ दिनों से हम केवल संभल की बात कर रहे हैं, लेकिन संभल के अलावा भी मुरादाबाद है, मेरठ है, लखनऊ है, प्रयागराज भी है, बहुत सारे, सहारनपुर भी है, बहुत सारे शहर हैं जहां अतीत में खुरापातें होती रही हैं। तो देखिए, ऐसे में तैयारी क्या है? सेकुलर भारत में जो जो दंगा पीड़ित है, उसी को ही दंगाई बताने की परंपरा रही है पिछले 80 सालों में। और हमेशा ये परंपरा रही है कि दंगा तो हिंदू ही करता है। ये ये पॉलिटिकली करेक्ट है, यही सेकुलर भाषा है। सोनिया गांधी की सरकार थी जिसमें पीएम थे मनमोहन सिंह। उस समय कम्युनल वायलेंस बिल लाने की बात हो रही थी। उसमें साफ साफ ये प्रोविजन था, यदि कहीं पर भी दंगा होता है तो उसके लिए जो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो बहुमत संप्रदाय हिंदू है, उसको ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अब ये अब ये जो परंपरा है पॉलिटिकली करेक्ट होने की, सेकुलर होने की, अब ये बदल गई है। और योगी जी ने पिछले 8 साल में जिस तरह से यूपी को चलाया है, अब ये कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अब हिम्मत नहीं है कि वो दंगा करें। और वैसे एक बात लोगों को जाननी चाहिए कि रमजान रहमतों का, मोहब्बत का महीना नहीं है। रमजान जो है जिहाद का महीना है। कलकत्ता में 1946 को 16 अगस्त को जो डाइट एक्शन डे हुआ था, जिसमें हजारों हिंदू महिलाओं के संग रेप किया गया था, हत्याएं हुई थी, और जिसका नायक था सुहरावर्दी, जो बहुत बड़ा नेता था मुस्लिम लीग का।
वो भी रमजान का महीना था। पाकिस्तान का गठन भी 1947 में जिस दिन हुआ था, उस दिन वो भी रमजान का महीना था, 28 रमजान था। मक्का पे जब फतेह हुई थी मोहम्मद साहब की, वो भी रमजान का महीना था। और जो बहुत मशहूर है इस्लाम की हिस्ट्री में, जंगे बद्र, गजवाए बद्र, वो भी रमजान का महीना था। तो रमजान का महीना जिहाद का महीना है। और मुझे ये कहने में मैंने बहुत दंगे कवर किए हैं। मुसलमान पूरे दुनिया में दंगे के लिए सदैव तैयार रहता है, वो चाहे ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो जर्मनी हो, या वो पुर्तगाल हो, या इटली हो, या भारत हो। ये इतिहास है। अब जो है साफ साफ बात कही जाती है, हिंदू में कोई भी जाति कभी दंगे की तैयारी नहीं करती, लेकिन ये हमेशा और ये जहां बहुमत में है वहां दंगा होगा, जिस मुल्क में, तो वहां पे इंसाफ, यानी सारे काफिर साफ। जहां ये संख्या में कम है, अगर कार्रवाई हुई एडमिनिस्ट्रेशन की और इनको सबक सिखाया गया, और जो दोषी पकड़े गए, तो साहब जुल्म हो रहा है, और साहब जो है सेकुलरिज्म खतरे में आ गया, आइन खतरे में आ गया, जमहूरियत भी खतरे में आ गई। तो ये पाखंड अब नहीं चल रहा है। जो ये बात परंपरा, तो आपकी ये बात तो आपकी 100% सही है, क्योंकि कल मऊ में आए हमने देखा, तुरंत पत्थर निकल आए, तुरंत तुरंत, पेट्रोल बम निकल आए। तो वो तो एकदम एकदम रेडी रहते हैं, उनको बस अरे एक अभी मौका चाहिए। अगस्त में बहराइच में जो जो राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, वहां पे हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही थी, उसके ऊपर हमला हुआ था। और वो सारे मुसलमानों के घरों पे पत्थरों का ढेर लगे हुए थे। और ये पूछा गया कि भाई आपके घर में पत्थरों के ढेर क्यों लगे हुए हैं? बाकायदा छत की मुंडेर को तोड़ करके, ईंटों को अलग करके, ईंटों को तोड़ तोड़ करके जो है छोटे छोटे ढेलों में बदला गया था। क्यों था भाई ये? तो बस केवल एक नारा है, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, और जिहादी भीड़ निकल पड़ती है दंगा करने के लिए। तो ये जो फ्री रन मिला हुआ था, जब चाहो भीड़ लगा के जहां पहुंच जाओ दंगा करने लगो, वो अब जो है खत्म हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, अब कार्रवाई होती है। और ये एक ऐसी सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिसपे किसी का वीटो नहीं चलता है, ना मुस्लिम का, ना और ना हिंदू का। कोई ये कह दे कि मैं इस जाति का हूं या मैं इस मजहब का हूं, तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता है। ये और ये कहना कि केवल मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं, केवल मुसलमानों का बुलडोजर चला है, या केवल मुस्लिम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई है, ये बात सरासर गलत है। और यूपी पुलिस ने डिटेल में ये ब्यौरा जारी किया है, किस राज्य की, पूरे प्रदेश के किस जिले में कितने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, और कौन किस जाति का है, कौन किस मजहब का है। उसमें 80% हिंदू ही है। तो ये तो अच्छा, फर्क बिल्कुल फर्जी है। ये बताइए ये बताइए वीरेंद्र जी, ये महू में जो कुछ हुआ है, क्या ये अप्रत्याशित नहीं है? क्योंकि इन्होंने तो पाकिस्तान की टीम को भी नहीं हराया, ये तो न्यूजीलैंड को हरा करके चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। और वो कोई किसी के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए नहीं जा रहे थे, वो भारत माता की जय और वंदे मातरम और टीम इंडिया की ही बात कर रहे थे। फिर भी ये ऐतराज क्यों साहब? परेशानी क्यों? मैंने वहां के मस्जिद के इमाम को बोलते हुए सुना एक टीवी चैनल पे, वो ये कह रहा था, ये मुस्लिम एरिया है, यहाँ से जुलूस कैसे निकाल रहे थे? ये मुस्लिम एरिया क्या होता है? कोई मुस्लिम भी एरिया क्या होता है और हमारा एरिया क्या होता है? हाँ, और क्या। और फिर जो कल विजय का उत्सव मनाया जा रहा था, वो कोई धार्मिक जुलूस नहीं था। उसमें कोई धार्मिक या कोई उसमें जो है कोई अनुष्ठान नहीं था। वो केवल स्वतः स्फूर्त एक लोगों में उत्साह था कि भारत की टीम एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीत गई है। और ये अजीब बात है कि रमजान शुरू होने के पहले ही पाकिस्तान की टीम इस चैंपियनशिप के बाहर हो गई थी। तो उनके मन में इस बात का दुख रहा होगा कि भाई पाकिस्तान बाहर हो गया, तो ये काफिर कैसे जीत गए। ये और जो बाकायदा ये योजनाबद्ध तरीके ये से। जो पूरे जी, भारत में ये जो पूरे भारत में जगह जगह छोटे पाकिस्तान बनाए बैठे हैं लोग, इनका इलाज क्या है साहब?
इनका इलाज कुछ नहीं है। ये इसमें गलती उनकी नहीं है, ये हमारे देश की सेकुलर पार्टियों ने किया है ऐसा। हमारे चाचा नेहरू की देन है, हमारे महात्मा गांधी की देन है। महात्मा गांधी ने 1920 में तुर्की में खलीफा की हुकूमत को लोगों ने हटा दिया, और तुर्की के लोग जो है खलीफा के पक्ष में नहीं थे, और भारत के मुसलमान जो है तुर्की में खलीफा की संस्था की पुनर्स्थापना का आंदोलन चलाने जा रहे थे, और उसको लीड करने वाले महात्मा गांधी थे। और ये कहा जाता है कि महात्मा गांधी दुनिया में अकेले काफिर हैं जिन्होंने साउथ एशिया का पहला जिहाद को लीड किया। तो ये तो सेकुलरिज्म के नाम पर आपने इस्लामिक रेडिकलिज्म को आपने जो है पाला पोसा है। पूरे देश में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में मदरसों का जाल तो आपने बिछाया है। और जो हमारे देश की सेकुलर पार्टीज हैं, जहां चाहो जमीन कब्जा कर लो, मस्जिद बना लो, जहां चाहो कब्जा कर लो, जो है बाजार बना लो। आपने इस्लामी कट्टरवाद को तो सेकुलरिज्म के नाम पर इस देश के संविधान से संरक्षण मिला हुआ है। फतवाए आलमगीरी आज भी लागू है देश में। फतवाए आलमगीरी आज भी मदरसों में पढ़ाई जाती है। जो औरंगजेब के जमाने का जो फतवा है, जो जो 10 वॉल्यूम में है। भारत का संविधान दावा करता है कि हम सेकुलर हैं, लेकिन यही संविधान एक बहुत ही जिहादी कट्टर किस्म की जो आइडियोलॉजी है, फतवा आलमगीरी, उसको संरक्षण देता है, और वो आज भी देश भर के मदरसों में पढ़ाया जाता है। तो व्हाई यू ब्लेम मुस्लिम? आप ये 1952 के पहले चुनाव से लेकर के 2014 तक पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा इनको पाला पोसा गया है। और बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा और तेलंगाना में और झारखंड में ये आज भी फल फूल रहे हैं। तो जब आप किसी जो जो ऐसी चीज, एक ऐसी नीति को बढ़ावा देते हैं जो संविधान सम्मत नहीं है, तो जब आप एक संविधान सम्मत और गैर कानूनी नीति को बढ़ावा देंगे, तो लोग तो उसका लाभ उठाएंगे ही, और यही वो कर रहे हैं। और आज एक भी बार आप नहीं है कि रोक पाए। एक बार मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या के संदर्भ में कार सेवकों के बारे में के संदर्भ में कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अभी 3 दिन बाद जुमे की नमाज और होली एक साथ है। इसके बाद कभी भी, होली के बाद कभी भी वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में वक्फ की सर्वाधिक संपत्तियां मानी जा रही हैं, सर्वाधिक। और 2027 का इलेक्शन भी है। योगी बाबा इनको कोई भी उपद्रव करने देंगे क्या? देखिए, ऐसा है, अब ये लोगों को समझ लेना चाहिए कि योगी बाबा ने अब यूपी की राजनीति का जो सिलेबस है, जो यहाँ की ग्रामर है, अब वो बदल गई है। और मैं ये बार बार कहना चाहता हूं कि योगी जी की कोई भी नीति किसी जाति मजहब के खिलाफ नहीं है। जो संविधान सम्मत है वो वही केवल वो वही काम कर रहे हैं। अगर योगी जी विधानसभा में कहते हैं ये मुस्लिम एरिया क्या होता है, कोई भी सड़क, कोई भी मार्ग, वो पब्लिक प्लेस है, उसमें सबको गुजरने का अधिकार है समान रूप से, और लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, कानून के दायरे में। तो योगी जी ने ये जो परंपरा चली आ रही पिछले 80 साल से कि साहब ये मुस्लिम एरिया है और यहाँ हिंदू नहीं आएगा, ये हिंदू एरिया है यहाँ मुस्लिम नहीं आएगा, उन्होंने साफ ये कर दिया कि ये अब नहीं चलने वाला। और जहां तक वक्फ की बात ये है, वक्फ के नाम पर जो जमीनों की लूट हुई है, अखिलेश यादव ने तो वृंदावन में मंदिर की 20 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के नाम कर दी थी। फिर उनके इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वैश किया, तब जाके वो मंदिर जो है, वो लैंड मंदिर को रिस्टोर की गई। वक्फ प्रॉपर्टी में जो घोटाला हुआ है कि जो नया वक्फ कानून आ रहा है, उसमें बड़ा साफ प्रोविजन है कि जिस संपत्ति का, जिस जमीन का वक्फनामा होगा, केवल उसी को वक्फ प्रॉपर्टी माना जाएगा। यदि किसी मुसलमान का निकाह होता है तो उसका निकाह नामा होता है, बिना निकाह नामे के निकाह मुकम्मल नहीं माना जा सकता। वही कानून यहाँ पर लागू होगा। और दूसरा अवैध तरीके से जो एक नई परंपरा विकसित की गई है, ये वक्फ प्रॉपर्टी है और ये वक्फ इन यूज है, यानी इसका वक्फ के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। तो जितनी प्रॉपर्टी वक्फ इन यूज हैं,
वो सारी की सारी अब वक्फ के नियंत्रण के बाहर आ जाएंगी और वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट लैंड पे है। और अभी जनवरी में जब वक्फ की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, उसके सामने यूपी गवर्नमेंट ने आंकड़ा पेश किया था कि करीब जो है 11-12 हजार हेक्टेयर जमीन, यानी 78% जमीन वो सरकार की है, जो वक्फ इन यूज शो की जाती है। तो वक्फ के नाम पे यूपी में बहुत घोटाले हुए हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज पटना में, दिल्ली में, तमाम शहरों में आज जो है विरोध किया गया है, क्योंकि उनको मालूम है कि जो 9 लाख हेक्टेयर, जो 9 लाख एकड़ जमीन वो दबाए बैठे हैं, अब उस पर उनका कब्जा कायम नहीं रह पाएगा। और जो जमीन संबंधी विवादों को सुनने के लिए देश का रेवेन्यू लॉ है कि आप जाइए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ, वहां संतुष्ट नहीं है तो आप हाई कोर्ट में जाइए। अभी तो वक्फ ट्रिब्यूनल है, वहां पे मौलवी बैठ के फैसले करता है। और वो जिसकी प्रॉपर्टी बता दे कि ओंकार चौधरी का मकान वक्फ बोर्ड का हो गया, अब ये ओंकार चौधरी का सरदर्द है कि वो ये साबित करें कि नहीं ये आपका नहीं, ये हमारा है। वक्फ बोर्ड को कुछ नहीं करना है, केवल आपको नोटिस देना है कि भाई ये खाली करो, ये घर हमारा है। अब ये परंपरा, अब ये व्यवस्था समाप्त होने जा रही है। झगड़ा ये है। और जैसा मैंने शुरू में कहा, ये भी उनका एक एंटाइटलमेंट था, एक उनका अधिकार था, जिसके पीछे कोई संवैधानिक आधार नहीं है, न था। वो खत्म होने जा रहा है। तो एक के बाद एक जो ये जो आपको जो असंवैधानिक और गैर कानूनी जो आपको सुविधाएं मिली हुई थी, वो एक एक करके कम हो रही हैं, तो समस्या हो रही है। काशी में भी मुकदमा चल रहा है, मथुरा में भी मुकदमा चल रहा है, संभल में भी चल रहा है, बदायूं में भी चल रहा है, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पे भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, राजस्थान में भी चल रहा है, अजमेर शरीफ को भी नोटिस जारी हो गया है। तो ये जो इनके पास जो 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 आय के स्रोत बने हुए थे, अवैध कमाई के जो स्रोत बने हुए थे, वो एक एक करके कम हो रहे हैं। आपने देखा था संभल में किस तरीके से जो सो कॉल्ड जामा मस्जिद के ऊपर बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से बाकायदा सब स्टेशन बना करके कैसे बिजली चोरी हो रही थी। और एक साल में 300 करोड़ की बिजली चोरी हो रही थी। और दुस्साहस पराकाष्ठा। जो वहां के सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनको तो जो है पावर कॉर्पोरेशन ने 1,92,00,000 का बिल सौंपा है कि आपने इतनी बिजली चोरी की है। अभी तक वो जवाब नहीं दे पाए हैं। कई बार जो है उनको डेट दी जा चुकी है। और अगर वो इसका भुगतान नहीं करेंगे, या तो वो जवाब दें कि भाई ये बिल गलत है, कोई साक्ष्य दें, कोई तर्क दें, कोई सबूत दें। अभी तक तो वो दे नहीं पाए, 3 महीने हो गए। तो ये सब जो चल रहा था, ये सब अब रुक जाएगा। फ्री बिजली बंद हो जाएगी। जहां मन चाहा गाय काट लिया, जहां मन चाहा ऊंट काटा, भैंस काटा, भेड़ काटा, बकरा काटा, वही बंद हो गया। और यूपी नंबर 1 में था गो तस्करी में, वो बंद हो गई है। तो वो अरबों रुपए की आई थी। जहां चाहा जमीन कब्जा कर लिया। सारे बिल्डर माफिया, लैंड माफिया में बहुत बड़ा वर्ग मुसलमानों का था, वो भी खत्म हो गया। तो समस्या केवल ये है कि जो जो तमाम किस्म की छूट मिली हुई थी, किसी कानून से मतलब नहीं, कहीं कोई लॉ से मतलब नहीं, जो चाहो करो। और सरकारों और समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को खाली इनका वोट चाहिए, वो अब नहीं चल रहा है। समस्या केवल ये है। और इसी बात को जो है वो जो संभल के डीएसपी चौधरी ने कह दिया, तो हरे को मिर्ची लगी हुई है। और उसने जो कहा है, कोई कह दे कि उसकी बात गलत है, कोई तर्क है? वीरेन जी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना समय आपने निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार।